अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। कैसे हैं सभी लोग? फटाफट से जो भी अभी क्लास में ज्वाइन नहीं हुआ है जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा, अपने दोस्तों के लिए क्लास शेयर कर दें। और जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं सबको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपका ITI रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। आप चाहे कोई भी एग्जाम देना हो, यहाँ पे अगर आपने एक बार स्टडी कर लिया है तो आप ITI के किसी भी एग्जाम को देने के लिए सक्षम हो जाते हो। ठीक है, जिसमें कि आप UPPSL का एग्जाम हो, चाहे DMRC का हो, रेलवे का हो, टेक्नीशियन, लोको पायलट या DFCCL का, जो भी सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं टेक्निकल हेल्पर, उन सभी के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो अपनी स्टार्ट। ठीक है, चलिए डेली 10 बजे लाइव क्लास होती है। काफ़ी हमारे लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज चौथा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आज हमारे इस चैप्टर की भी लास्ट क्लास है, आज हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो फटाफट से सभी लोग आ जाएं, कुछ लोग, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग नायडू जी, पायल जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइट वाली चीज़ आ रही है ना। अब शायद अब लाइट का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग साहिल। चलो, साहिल की ईद पूरी होते ही साहिल ने डेली आना चालू कर दिया है। गुड मॉर्निंग अंकित। चलिए, कल तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने बस बार का पढ़ लिया था, सिंगल बस बार, सेक्शनलाइज बस बार यानी कि डबल बस बार, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डुप्लीकेट बस बार के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल की क्लास तक कर लिया था। आई होप सब लोगों को वहां तक तो समझ आ ही गया होगा। है कि कल से ऊपर एक कपड़ा और लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा धूप का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग तंजिल। चलिए, सभी लोग आज टाइम पे आ चुके हैं, तो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम डिमांड यानी कि देखिए, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली हैं, कुछ परिभाषा हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और सभी फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर देंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अधिकतम मांग, और इसे नापा जाता है हमेशा किलोवाट में। हमेशा इसे किलोवाट में ही नापा जाएगा, मैक्सिमम डिमांड को मेगावाट में नापा नहीं जाता है। अब मैक्सिमम डिमांड होती क्या है? देखिए, जो नॉर्मल सप्लाई चलती रहती है, दो तरह की डिमांड होती है, एक तो बेस और एक पीक। अब पीक लोड या फिर मैं कहूँ मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो मैक्सिमम डिमांड देखी जाती है, ठीक है, जो मैक्सिमम लोड देखा जाता है उसे ही मैक्सिमम डिमांड कहा जाता है। यानी कि मैं देखता हूँ भाई, एक महीने का अंतर ले रहा हूँ कि एक महीना, हर एक महीने का ले रहा हूँ, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब ऐसा हुआ कि गर्मी का सीजन आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मैंने देखा कि भाई मई और जून के महीने में लोड एकदम से ज्यादा हो गया। ठीक है, मई और जून के महीने में नॉर्मल के टाइम पे तो डेली 100 किलोवाट कंज्यूम होता था मंथली, लेकिन मई और जून के महीने में 150 किलोवाट पहुंच गया। तो वो क्या हो गई? मैक्सिमम डिमांड, कि भाई 100, देखिए ज्यादातर क्या रहता था? 100, 120, 110, 90, बाकी सारे महीनों में ही रहता था, लेकिन मई और जून के महीने में अचानक से डिमांड मेरी पहुंच गई 150 किलोवाट, यानी कि मैं इसे क्या कहूंगा? मैक्सिमम डिमांड। तो ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम डिमांड की डेफिनेशन को हम किस तरह से पढ़ेंगे। सर थोड़ा बहुत सही है, दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो आपको देखिए दिखाई देगा। पिक्सल इंक्रीज कर लीजिए, बस आप पिक्सल को इंक्रीज कर लीजिए नायडू जी, 480 पिक्सल कर लीजिए, डेफिनेटली आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा नीचे की तरफ ही लिखूं, और अभी क्लास स्टार्ट हो गई है तो ये तामझाम नहीं कर सकता, बट कल से मैं कपड़ा लगा दूंगा ऊपर की तरफ, तो कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड मॉर्निंग करण, ठीक है, गुड मॉर्निंग पवन, ज्योति जी गुड मॉर्निंग। चलिए, अब देखते हैं मैक्सिमम डिमांड क्या हुआ किसी पर्टिकुलर महीने या किसी पर्टिकुलर दिन की। अब अगर मैं महीने में 30 दिन और 30 दिन में से देखता हूँ कि यार मेरे 4 ऐसे दिन है जब पीक लोड मैक्सिमम डिमांड आ रही है, यानी कि डिमांड नॉर्मल डेज पे तो 100, 90, 120 रहती है, लेकिन एक तारीख यानी कि मैं कहूँ 9 तारीख को डिमांड एकदम से पहुंच गई 200 किलोवाट।
तो वो 9 तारीख की हम क्या कहेंगे, ये है मैक्सिमम डिमांड, ये क्या है, मेरी मैक्सिमम डिमांड कहलाती है। सो इसी बात से हम लोग देखेंगे किसी महीने के लिए या किसी दिन के लिए उच्चतम मांग उस माह के लगातार। अब एक मिनिमम चीज भी क्या है कि ऐसा नहीं कि मैक्सिमम डिमांड 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए, नहीं, मैक्सिमम डिमांड यहां लिख लेते हैं, मैक्सिमम डिमांड किसी भी दिन लगातार 30 मिनट, लगातार 30 मिनट क्या हो गया, लगातार आधे घंटे तक, लगातार आधे घंटे तक मापी गई किलोवाट में सबसे ज्यादा मांग। यानी कि भाई ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए डिमांड ज्यादा बढ़ गई और मैं उसे मैक्सिमम डिमांड कह दूंगा, तो ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोई डिमांड आधे घंटे तक, अगर कोई लोड जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही, तो अगर आधे घंटे तक वो रहती है, क्या है, अगर वो आधे घंटे के टाइम तक वो डिमांड कंटिन्यूसली बनी रहेगी, तब मैं उसे मैक्सिमम डिमांड कहूंगा, अदरवाइज नहीं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए मैक्सिमम डिमांड को मानने के लिए सप्लाई जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितने देर तक रहनी चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 24 घंटे, कुछ भी एग्जाम में ऑप्शन आ सकता है। लेकिन हमें तो क्या टिक करना है, 30 मिनट यानी कि आधे घंटा, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट सब लोगों को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम मैक्सिमम डिमांड के बाद क्या देखेंगे, एवरेज डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड के बाद अब आता है एवरेज डिमांड, और एवरेज डिमांड को हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं, औसत मांग। एवरेज डिमांड को हम हिंदी में लिख सकते हैं औसत मांग। तो अब औसत मांग क्या होगी, बिल्कुल औसत मांग निकालना बहुत आसान है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में मैं वो चाहे 1 महीना ले सकता हूँ, 1 साल ले सकता हूँ। अगर साल लूंगा तो महीने महीने का आएगा, दिन लूंगा महीना का लूंगा तो 1 महीने का, 1 दिन का आएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर समय में विद्युत शक्ति की कुल मांग, ठीक है, उस समय अवधि में प्राप्त कुल दिनों की औसत संख्या का अनुपात से निकालेंगे। मान लो मैं कहता हूं 1 महीने का औसत मांग, किसी महीने में पर्टिकुलर औसत मांग कितनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जितने भी दिन हैं, जितने दिन में औसत मांग है, तो मैं कहता हूं भाई पहले दिन में 1 मांग है, दूसरे दिन में 2 मांग है, इसी तरह से 30 दिन हुए, इसी तरह से 30 दिन में अलग अलग मांग हुई, पहले दिन में 1 किलोवाट, दूसरे दिन में 2 किलोवाट मान लिया। अब कितने दिन की हो गई, 30 दिन की हो गई, तो मैं डिवाइड भी किससे करूंगा, 30 से। तब जाके मुझे जितने ऊपर नंबर प्लस करोगे उतने ही नंबर से आपको नीचे डिवाइड करना है, तब जाके आपकी एवरेज डिमांड निकलेगी। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो कि किसी भी चीज की औसत मांग का फॉर्मूला लिखें, आप अपन महीने का नहीं कह सकते, तो लिखेंगे विद्युत शक्ति की कुल मांग। अब वो कितने भी समय में हो सकती है, तो लिखेंगे विद्युत शक्ति की कुल मांग। अच्छा बोर्ड पे लिखा हुआ जो मार्कर है वो तो सही से दिख रहा है ना, वरना बता देना, पोलियो की दवा अगर देनी है, विद्युत शक्ति की कुल मांग बटे कुल दिनों की संख्या, बटे कुल दिनों की संख्या, ठीक है। तो औसत मांग क्या हो गया, विद्युत शक्ति की कुल मांग बटे कुल दिनों की संख्या, ये हमारी औसत डिमांड कहलाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये वाली चीज आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए। फटाफट से देख लीजिए। सर ये जो बोर्ड के ऊपर लाइट है इसको यहाँ से हटाकर पीछे लगा दो। ML मीणा जी ये चीज तो नहीं हो पाएगी, हाँ, बट मैं ये कर सकता हूँ कि कल मैं यहाँ पे एक कपड़ा लगा दूंगा, जिस वजह से नहीं आएगी, ठीक है। आज ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, आज सूरज देवता ज्यादा मेहरबान है, बट कल मैं डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, मार्कर में मैं इंक डाल लेता हूँ ताकि वो चीज अच्छे से दिखे, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, समझ आ गया, जब तक अपन जलपान कर लेते हैं। चलिए तो बताइए, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, डार्क करना है ना सर, बाकी बढ़िया लग रहा है। अच्छा डार्क करना है। और ML मीणा जी आज आप पहली बार क्लास में आए, कमेंट करके बताएं। चलिए पोलियो की दवा है हमारे पास में, फटाफट से इसे पिला लेते हैं पोलियो की दवाई। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जो भी रहते हैं जहाँ भी, अगर उनके पास 18+ का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है तो आप जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन किस तरह से लगवानी है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाना है, शेड्यूल किस तरह से बुक करना है, उसकी सारी जानकारी मैंने वीडियो बना के दे रखी है। अच्छा यस टुडे माय फर्स्ट डे। ML मीणा जी, चलिए आपका यहाँ पे कोई दोस्त है जिसने आपको सजेस्ट किया, या आप घूमते फिरते चैनल पे आ गए, एक बार कमेंट करके बताएं, और आप कहाँ से हैं ये भी बताएं। क्या बात है, स्मार्ट लग रहा हूँ क्या, अरे वाह यार, धन्यवाद साहिल। तो आज 1-2 ऐसा करूंगा कि इसी पोज में 1-2 फोटो खींच लेंगे,
स्मार्ट लग रहे हैं तो ठीक है, और फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे तो तुम सब लोग लाइक और कमेंट कर ही दोगे, है ना। चलो, क्या कितने अच्छे बचते हैं, तारीफ इतनी करते रहते हैं, और वो अभी तारीफ वाला नहीं आया। साहिल, समीर को कॉल करके बुला लो, उसे बिना कॉल के आते नहीं हमारे भाई। तो मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड आप सबको क्लियर है, तो एक बार मुझे यस कमेंट कर देंगे कि यस सर हमें ये दोनों चीज़ क्लियर है। और देखो मार्कर में जान आ चुकी है। अब बात करेंगे कि लोड फैक्टर क्या होता है, ठीक है। लोड फैक्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसका सीधा सीधा पहले फॉर्मूला देख लेंगे। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला दे रखा है कुल भार, यानी कि टोटल लोड। कुल भार को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, टोटल लोड बट्टे दी गई अवधि में उच्चतम भार। तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, ठीक है। इसका फॉर्मूला इंग्लिश में आप कैसे ले सकते हो कि टोटल लोड बटे मैक्सिमम लोड। तो ये फॉर्मूला भी आपका लोड फैक्टर का कहलाएगा, ये फॉर्मूला भी हमारा लोड फैक्टर का है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्या ये फॉर्मूला समझ आया। नहीं सर, मैं पहले से ही आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरी पॉलिटेक्निक क्लियर हो गई है, गोल्डन चांस में बट क्लास ले रहा हूँ। ओके, अच्छा एमएन मीना जी धन्यवाद, आप क्लास ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये क्लास डिप्लोमा वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। ये जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिप्लोमा में भी आते हैं। श्रद्धांजलि इस पार्ट को बिल्कुल अर्पित करने, नारियल, दीपक, अगरबत्ती गए भाई, तंजिल अगरबत्ती और माला 2 चीज़ें रह गई। रोहन गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब देखिए मैं आपको जो लोड फैक्टर है उसका मैं समझा दूं कि किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए मान लीजिए कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन करा गया वो है 57,200, ठीक है। 57,200 इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रखा है ये किलोवाट आवर, यानी कि टोटल लोड, ठीक है। टोटल लोड दे दिया इतना। फिर बात करते हैं कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है किसी भी चीज में। पीक डिमांड दे रखा है 436 किलोवाट, 436 किलोवाट हमें मैक्सिमम डिमांड दे रखी है। उसके बाद कहता है कि टाइम पीरियड, भाई कितने टाइम के लिए आई है मैक्सिमम डिमांड, तो वो आई है कुल 30 दिनों के लिए, ठीक है। कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, तो 30 डेज लिख लिया हमने। अब इसे इस फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करेंगे, भाई टोटल लोड कितना था 57,200, तो लिख दिया 57,200। मैक्सिमम डिमांड कितनी है 436, लेकिन वो कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। लेकिन 30 दिनों में भी कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। भाई 30 दिनों में भी कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो अब और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 से चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे परसेंटेज में निकालना हो, अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तभी, परसेंटेज में नहीं पूछे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसको पूरे को सॉल्यूशन करो तो लगभग आएगा हमारा 0.1822, ठीक है। 0.1822 आएगा। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही हो जाएगा 18.22%, ठीक है। 18.22%। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल संडे को भी क्लास लगेगी, ईद को भी क्लास लगेगी, दिवाली को भी क्लास लगेगी, जो भी त्यौहार आएंगे भाई 1 घंटे सुबह सुबह तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो कभी भी छुट्टी नहीं है, तभी देखो, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ ये कि टाइम लगना है। क्योंकि फिर अगर एक बार आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए तो आप लोग क्लास में आने वाले हो नहीं और मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके जून तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होंगे, और मेरी ये सोच रखा है कि आपका जून से पहले मैं यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो इसीलिए सॉरी, बट हम लोग डेली क्लास लेंगे और आप लोग साथ नहीं दे रहे, वरना मैं तो 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए भी आपको तैयार हूँ, ठीक है। बट आप लोग ही मानते नहीं हो। आप लोग कहो तो मैं तो 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ, 2 घंटा पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। चलिए, सो अब ये तीनों टॉपिक आपको मैक्सिमम डिमांड, अच्छा मेरी बात सुन लो, मैं फिर कह रहा हूँ अभी मजाक मस्ती जो क्लास में चल रही है, मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड, लोड फैक्टर, इसके फॉर्मूला तुम्हारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसके फॉर्मूले हर बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है टाइम पास चल रहा है, याद कर लो। नहीं समझ आया तो अभी एक बार और बता दो तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक बार और पूछ लो तो मैं आपको समझा दूंगा, बट इसे आपको अच्छे से याद करना है। एक चीज और, लोड फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम रहता है। लोड फैक्टर का मान अच्छा कम माना जाता है, लोड फैक्टर जब इसका मान 1 से कम रहता है, ठीक है।
लोड फैक्टर का मान 1 से कम रहता है। और जिसने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं कराया था फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एक और शिकायत है आप लोगों से कि जो प्रीवियस वीडियो हो जाती है, ठीक है, लाइव चैट तो अलग चीज है, बट मैंने आपको ये बोला था कि प्रीवियस जो आप वीडियो देखते हो तो वहां भी आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट डाला करो कि आपको क्लास कैसे लगती है, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन बाद में देखते हैं तो उनको पता तो पड़े कि भाई क्लास के अंदर क्या था। सबसे पहले हर कोई कमेंट सेक्शन में जाता है, तो रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनकी कमेंट सेक्शन में जाएं। जो भी आपको क्लास में अच्छा लगा, बुरा लगा, कमी लगी, क्वेश्चन है वो उस क्लास में छोड़ दें, जिससे कि हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन कर सकें। तो चलिए, मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड, लोड फैक्टर, ये तीनों चीजें समझ आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपसे पूछता हूं तो ये कि कमेंट बहुत कम लोग करते हैं कि भाई समझ आया कि नहीं आया, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जिससे कि मुझे पता नहीं पड़ पाता कि हाँ भैया सब लोगों को क्लियर है कि नहीं। और रिवीजन नहीं करोगे, एक बार और ध्यान रख लो, जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे किसी भी चीज का तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगी। अब हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, अब तो देखो मार्कर के अंदर जान आ गई, अब तो आपको बहुत अच्छे से देख रहा होगा। डाइवर्सिटी फैक्टर को डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। जतिन जी गुड मॉर्निंग, 16 मिनट लेट हो चुके हो आप, टाइम पे आया कीजिए जतिन भाई। चलिए, तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, देखिए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के विभिन्न उपविभाजनों की व्यक्तिगत अधिकतम मांग, ठीक है, कि अलग अलग अपने सेक्शनलाइज हमने कर रखा है, उसमें जो मैक्सिमम डिमांड एवं संपूर्ण प्रणाली की अधिकतम मांग का अनुपात ही क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी फैक्टर। यानी कि व्यक्तिगत किसी बंदे ने अधिकतम मांग ली और पूरे प्लांट की अधिकतम मांग, इसका रेशियो कहलाता है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर। एक तो क्या व्यक्तिगत अधिकतम मांग, और फिर एक होता है संपूर्ण प्रणाली की अधिकतम मांग। इसे लिख लेंगे संपूर्ण सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड, यानी कि एमडी। ठीक है, एमडी से क्या हो गया, संपूर्ण सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड। चलिए, अब कमेंट कर रहे हो जब बोला इतना है ना तो पूरे सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड और व्यक्तिगत मैक्सिमम डिमांड अपन संपूर्ण सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड, ये हमारा होता है क्या, डाइवर्सिटी फैक्टर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जो किसी एक सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड है वो हमेशा ज्यादा होगी, जबकि संपूर्ण सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड को मैं कंपेयर करूं तो भाई वो तो अलग अलग होगी, फिर मैं उसका एवरेज निकालूंगा तो वो कम होगी। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मैक्सिमम डिमांड वो तो ज्यादा होगी। और इसमें भी मैं देखूंगा जो सबसे ज्यादा बंदा है उसकी जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो उसको नापेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा आता है। अब आपके एग्जाम में बताओ क्या क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, आपसे पूछेगा बताइए कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान कितना होता है, 1, 1 से कम, 1 से ज्यादा या 0। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा आता है। ये चीज क्लियर है कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा आता है, ये हमें लिखना है। चलिए, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, इसके बाद आता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है। तो भैया देखो, प्लांट कैपेसिटी यानी कि एक प्लांट है वो मेरा कितनी दक्षता से काम कर रहा है या फिर कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिख दिया प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं प्लांट क्षमता गुणांक। प्लांट क्षमता गुणांक भाई हिंदी में भी लिखना आवश्यक है, ठीक है, हमारी जनता है हिंदी में भी, वरना कई लोग नाराज हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या आएगा, एवरेज वार्षिक लोड, ठीक है, यानी कि औसत वार्षिक भार। अगर आप लोग बोलोगे तो फॉर्मूला हिंदी में भी लिख दिया जाएगा, इंग्लिश में भी, औसत वार्षिक भार, यानी कि एक साल का एवरेज लोड कितना है बटे प्लांट की रेटेड कैपेसिटी, बटे प्लांट की रेटेड कैपेसिटी। कि भाई मेरा प्लांट तो है 500 मेगावाट का, लेकिन उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, या तो 400 मेगावाट आ रहा है, 450 आ रहा है, या फिर 500 से ज्यादा 510 मेगावाट आ रहा है। तो जब 510 मेगावाट आ रहा है तो मुझे पता पड़ जाएगा भाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है, मुझे कितना जनरेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग राजवीर। अच्छा, राजवीर की तबीयत पूछना भूल गया था, मैं सोच रहा था राजवीर से बात करूंगा कल। राजवीर तबीयत कैसी है तुम्हारी? चलो, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना आसान फॉर्मूला हो गया कि भाई एवरेज ईयरली लोड बटे प्लांट रेटेड कैपेसिटी, यानी कि प्लांट का लोड कितना आ रहा है साल भर में और बटे प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि भाई अपनी औकात कितनी और आप अपन बजा कितना उठा सकते हैं। यानी कि मैं एक हूँ, ठीक है, अपन ने अभिषेक जैन, तो अभिषेक जैन का खुद का वेट कितना है, भाई मेरा वेट है 60 और मैं उठा कितना सकता हूँ,
है ना, मैं अपने सर पे वजन कितना उठा रहा हूं, तो दैट इज मेरी कैपेसिटी, उसे कहेंगे अभिषेक रेटेड कैपेसिटी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट की कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, प्लांट की कैपेसिटी के बारे में। तो क्या आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया, औसत वार्षिक भार बटे प्लांट रेटेड कैपेसिटी। क्लियर है, चलिए। अच्छा, अब देखो एक और चीज थी, अभी अभी हमने लोड फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लोड फैक्टर था, और लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि टोटल लोड, ठीक है, लोड फैक्टर अभी अभी अपन ने देखा था ना, तो क्या था, टोटल लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो अब अगर मैं देखूं कि औसत वार्षिक भार वो भी टोटल लोड हुआ एक साल भर का, तो टोटल लोड से मैं ये फॉर्मूला निकाल सकता हूं ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम लोड, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड, सॉरी मैक्सिमम लोड नहीं था, मैक्सिमम डिमांड था, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, टोटल लोड के, भाई ये किसके बराबर हो गया, टोटल लोड के बराबर क्या हो गया, लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड। तो क्या मैं इस औसत वार्षिक भार की जगह पे लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड बटे प्लांट रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड तो टोटल ईयरली लोड की जगह पे आ गया, और प्लांट रेटेड कैपेसिटी की जगह पर ही है। तो अब बताओ क्या ये चीज आपको समझ आई, थोड़ा सा ये चीज माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, बट अब एक चीज और देखो कि यार मेरे प्लांट की कैपेसिटी है 500 किलोवाट, 500 मेगावाट, और जो टोटल लोड आ रहा है वो भी 500 मेगावाट आ रहा है, ठीक है, वो भी 500 मेगावाट आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, मेरा आया प्लांट रेटेड कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 1 आया। तो जब भी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 1 आएगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा प्लांट पूरी दक्षता से काम कर रहा है, मेरा प्लांट पूरी दक्षता से काम कर रहा है। लेकिन मान लो कि 500 मेगावाट है और मेरा जो लोड है, ठीक है, मानो डिमांड तो सिर्फ 250 मेगावाट की है। अब अगर डिमांड 250 मेगावाट की होगी तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जब ये 1/2 हो जाएगा, मानो कि जब ये हो गया 1/2, यानी कि प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर आधा आ रहा है, इसका मतलब प्लांट अपनी आधी दक्षता पे काम कर रहा है कि भाई 500 मेगावाट दे सकता है, लेकिन ले तो हम 250 मेगावाट ही रहे हैं। और इसी केस में अगर ये 500 से 600 मेगावाट हो जाएगा तो ये समथिंग कितना आ जाएगा, 1.2 जब भी आएगा, यानी कि प्लांट की कैपेसिटी तो कुछ है और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें आप समझने की कोशिश करें, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो चीजें समझ आने लगेगी। सब लोग कमेंट करके बताओ क्या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बारे में जो 2-4 चीजें हमने बात की कि इसके फॉर्मूले को हम लोग लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड अपन प्लांट रेटेड कैपेसिटी से भी लिख सकते हैं। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यदि 1 आता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, और 1 से कम आएगा तो उसका मतलब क्या है। क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, और नहीं है तो मैं एक बार फिर से बताऊं, या आप लोग वीडियो बैक करके भी देख सकते हो। भाई जो वीडियो बैक करके देख सके वो बता दे कि सर मेरे को समझ नहीं आया, बट मैं वीडियो बैक करके देख लूंगा। और फिर भी अगर आप लोग समझना चाहें तो कमेंट करके अभी बता दो, जिससे कि मैं अभी आपको समझा सकूं। अदरवाइज हमारे आगे के टॉपिक क्लियर करें, क्योंकि काफी ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। अच्छा, समीर नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलिए, अब है प्लांट यूटिलिटी फैक्टर। प्लांट यूटिलिटी फैक्टर यानी कि प्लांट उपयोगिता गुणांक। प्लांट उपयोगिता गुणांक। अब प्लांट उपयोगिता गुणांक कितना क्या कहलाता है कि विद्युत शक्ति की उच्चतम मांग कितनी है एवं प्लांट की रेटेड कैपेसिटी का अनुपात ही प्लांट यूटिलिटी फैक्टर कहलाता है, ठीक है। यानी कि देखो प्लांट की क्षमता गुणांक कितना है, अभी हमने देखा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर देखा मैंने, अभी से पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था ना ये वाला, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यानी कि प्लांट क्षमता गुणांक कितना है, ठीक है। और उसके बाद मेरा लोड फैक्टर कितना है बटे लोड फैक्टर,
ठीक है, बटे लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लांट उपयोगिता गुणांक। ठीक है, प्लांट उपयोगिता गुणांक हो गया। तो ये फॉर्मूला ये है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और एक चीज जो इसके आएगी प्लांट उपयोगिता गुणांक में से, इसका मान हमेशा एक से ज्यादा होगा। इसका मान हमेशा एक से ज्यादा ही होता है। ठीक है, अब एक से ज्यादा क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान एक आता है, एक से ज्यादा आता है, लेकिन लोड फैक्टर की मैं बात करूं तो इसका मान हमेशा एक से कम आता है। अब अगर ऊपर वाली चीज ज्यादा है, नीचे वाली चीज कम है, तो भाई आंसर तो एक से ज्यादा आएगा, हमेशा आंसर हमेशा एक से ज्यादा ही आएगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आई होप अच्छे से। तो अब मैं ये इसको मिटा रहा हूं। हमने आज पढ़ा मैक्सिमम डिमांड, एवरेज डिमांड, लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा, और आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डाइवर्सिटी फैक्टर भी पढ़ा, ठीक है, अच्छे से आप सबको क्लियर हो गई होगी। जो भी बच्चा नया आ रहा है वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे, जिसने भी लाइक नहीं करा है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें कौन कौन से फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, शक्ति प्रणाली में उत्पन्न दोष। शक्ति प्रणाली में उत्पन्न दोष, कि शक्ति प्रणाली में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, शक्ति प्रणाली में कौन कौन से दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल फॉल्ट। मैकेनिकल फॉल्ट यानी कि हिंदी में से कहेंगे हम लोग यांत्रिक दोष। ठीक है, यांत्रिक दोष। तो यांत्रिक दोष कैसा हो सकता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हुई छोटी मोटी टूट फूट, की आंधी आया, तूफान आई, या किसी खंभे वगैरह को टक्कर मार दी किसी ने, अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे तो कोई नुकसान उस टाइम पे नहीं होगा, लेकिन वो जो छोटी मोटी टूट फूट है धीरे धीरे बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। ठीक है, उससे भविष्य में बड़ा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है। तो यदि हमें कोई छोटी भी मैकेनिकल रूप से टूट फूट दिखती है, कोई तार टूट गया, किसी तरह का विकृति आ गई है, खंभे वगैरह बैंड हो गए, तो हमें उसे तुरंत दूर करना आवश्यक है। तो ये सारे होते हैं मैकेनिकल फॉल्ट, जो कि तुरंत हमें किसी तरह से इलेक्ट्रिकल रूप से नुकसान नहीं देते। ठीक है, वो तो जन हानि हो सकती है, या फिर ना हमें पैसे का लॉस हो सकता है, तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का तो हमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें इलेक्ट्रिसिटी से फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है। आने वाले भविष्य में हमें इलेक्ट्रिसिटी से फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है, तो उसे दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, हमारा है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। अगला आता है हमारे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल को भी हिंदी में लिखूं क्या, विद्युत दोष। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट यानी कि विद्युत दोष। चलिए अब पढ़ते हैं विद्युत दोष क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट चालकों का टूट जाना, उनका आपस में भिड़ जाना, या किसी इंस्ट्रूमेंट से टच हो जाना, इस तरह के फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो अब एक एक करके सारे फॉल्ट पढ़ते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं जितने भी, मैं तो कहता हूँ जो भी अभी पढ़ रहे हैं, 12-13 जने लाइव हैं, उन सभी लोगों को इन सारे फॉल्ट के बारे में जरूर पता होगा। तो सबसे पहला आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, सर्किट को स्पेलिंग ये होती है CIRCUIT, लेकिन मेरे को आदत है CKT लिखने की। ठीक है, मुझे शॉर्ट में CKT लिखने की आदत है, तो अगर किसी को इससे कोई समस्या है तो आप वो CKT पढ़ना चालू कर दे। ठीक है, मैं तो अपनी आदत बदल नहीं सकता। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में आता है सबसे पहले ओपन सर्किट फॉल्ट। क्या होता है, तो जब किसी भी सप्लाई सिस्टम में एक या एक से अधिक तार में भी हम बात करेंगे न्यूट्रल फेज दोनों की, एक या एक से अधिक फेज या न्यूट्रल टूट जाए, एक या एक से अधिक फेज किसी भी प्रकार से टूट जाए, उनकी क्षति हो जाए, या वो किसी भी तरह से ब्रेक हो जाए, आपस में उनका संबंध टूट जाए, तो इस फॉल्ट को ओपन सर्किट फॉल्ट कहा जाता है। इस कंडीशन में करंट का या वोल्टेज का फ्लो होना रुक जाता है, करंट या वोल्टेज का फ्लो होना रुक जाता है, सर्किट पूरा ठप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, जो कि सबको पता है। अब ओपन सर्किट फॉल्ट किस वजह से आ सकता है कि भाई टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उस वजह से तार गल के टूट गया, अधिक तनाव खिंचाव आ गया, उस वजह से मेरा तार टूट गया, आंधी तूफान आई, उस वजह से ओवरहेड लाइन का तार टूट गया, या फिर मैकेनिकल आघात यानी कि भाई किसी चीज की टक्कर से या चोट से अपना तार टूट सकता है। तो ये सारे हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। कैसे होता है, क्यों होता है और क्या होता है, ये चीज समझ आ गई होगी। ओपन सर्किट फॉल्ट में मुझे नहीं लगता हमारे क्लास के किसी भी बच्चे को कोई समस्या है। फिर भी अगर किसी को और कोई चीज समस्या है, यानी कि अगर किसी भी बच्चे को ओपन सर्किट फॉल्ट समझ नहीं आया, तो मुझे अभी कमेंट करो,
जिसको समझ नहीं आया अभी कमेंट करो, और जिसको समझ आ गया तो अभी थम्स अप कर दो, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। अरे भैया जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो यार। चलो अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की मैं बात करता हूं। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक फेज चालक, क्या बात करेंगे, दो या दो से अधिक फेज चालक, दो या दो से अधिक फेज चालक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक फेज चालक आपस में टच होने लगते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है, या फिर उनका आपस में किसी तरह से कांटेक्ट हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है। यानी कि जो करंट होती है वो फिर तारों की मिल जाती है और बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होने लग जाती है, जिस वजह से हमारा उपकरण को जलने की संभावना भी रहती है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट होते ही क्या होता है कि करंट की मात्रा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस की मात्रा एकदम से घट जाती है। तो रेजिस्टेंस हो जाता है बिल्कुल कम, क्योंकि देखो अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रही है तो भैया रेजिस्टेंस को अपने आप कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब अगर शॉर्ट सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो हो रही है तो मैं सीधे से ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, क्या ये चीज सबको पता है? गुड मॉर्निंग काजल जी, आज आप आधा घंटा लेट हो चुके हो। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब अंडरग्राउंड केबल की मैं बात करूं तो वो जब एक टाइम के बाद पुरानी होती है, तो जब एक बहुत ज्यादा पुरानी हो गई तो उनका इंसुलेशन हटने लगेगा, जिस वजह से वो आपस में टच हो जाएगी। ओवरहेड लाइन में जो तार रहते हैं, मैंने पता है झूलते रहते हैं, सैग रहता है। अब कभी ज्यादा आंधी तूफान हुआ और वो ज्यादा झूल गए तो उनके आपस में टच होने की संभावना है, उस वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब हुआ कि भाई एक चालक तार है, उस पर कोई बंदर या पक्षी बैठा है और उसने उसी जगह में बैठ के दूसरे तार को पकड़ लिया, तब शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, और अगर पेड़ की टहनी मानो एक डाली पे है, एक तार पे है डाली और दूसरे तार को भी टच कर रही है, तो उस वजह से भी शॉर्ट सर्किट कभी कभी उत्पन्न हो सकता है। उस टाइम पे भी शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें। ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण है, और क्यों होता है ये तो आपको पता है। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक चालक तार आपस में टच होते हैं, संपर्क बना लेते हैं, तब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो ये चीज आप लोग विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मेरा अर्थ फॉल्ट। अब अर्थ फॉल्ट आपको पता है क्या कहते हैं, जब कोई चालक, चालक माने जब कोई तार, जब कोई भी तार किसी उपकरण से टच होता है तो कौन सा फॉल्ट होता है? अर्थ फॉल्ट। यानी कि कोई भी देखो आपका उपकरण है, मैं कहूं टीवी, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, एसी कुछ भी है, अब अगर उसमें कोई भी चालक तार, उसका इंसुलेशन हट गया और वो पूरी बॉडी से टच हो रहा है, तो उस पूरी बॉडी में करंट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? उस पूरी बॉडी में करंट सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कूलर, कूलर का कभी कभी तार हट जाता है, फिर आपको देखते हो कूलर को हाथ लगाते हो करंट आता है। क्यों आता है? उसको ओपन करके देखो, कहीं ना कहीं कोई तार आपकी बॉडी से टच हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई तार आपकी बॉडी से टच हो रहा है, और टच हो रहा है तो उसी की वजह से क्या होगा। संजय पटेल जी, गुड मॉर्निंग संजय जी, 33 मिनट आप लेट आए हो, क्या हुआ? डेली टाइम तो पता है ना आपको, 10 बजे क्लास होती है, तो क्या होगा कि शॉर्ट वो अगर कोई भी तार बॉडी से टच होगा, इसका मतलब अर्थ फॉल्ट आ रहा है। ध्यान रखो भाई, किसी भी उपकरण में अगर आपको करंट टच हो रहा है तो आप ये चीज ध्यान रखो, पहले तो उसे सप्लाई से बंद करो। सप्लाई से बंद करने के बाद आप देखो कि उसके स्विच कहां पर है, जहां पर भी स्विच है उसको फटाफट से खोलो और निकाल के देखो, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये तार यहाँ पे टच हो रहा है, तो उस तार को खोलो, दोबारा से टाइट करके लगा दो और वो आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो अर्थ फॉल्ट को दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नजरे जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा नजरे जी गुड मॉर्निंग, बट आज आप लेट आए हो, आपको पता है डेली 10 बजे क्लास होती है, फिर भी आप लेट आए हो। और कई सारे बच्चे हैं जैसे कि काजल जी, ईशान गुड मॉर्निंग, लखन, अच्छा लखन जी, लखन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। लखन आज आप पहली बार आए हो, कमेंट करके बताएं कहाँ से हैं, और आपको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट करा है यहाँ पे तो आप उनका नाम भी बताएं, और पहली बार आए हैं तो वो भी बताएं। अर्थ फॉल्ट के बाद में एक आता है मिक्स्ड फॉल्ट। मिक्स्ड फॉल्ट यानी कि मिश्रित फॉल्ट। ठीक है, मिश्रित फॉल्ट यानी कि जब इन तीनों फॉल्ट में से, चारों फॉल्ट में से, सॉरी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इनमें से एक या एक से अधिक फॉल्ट, सॉरी दो या दो से अधिक फॉल्ट अगर एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित फॉल्ट कहा जाता है उसे। अच्छा क्या बात है, लखन जी आगरा से हैं, गुड मॉर्निंग सर, 10 साल तक क्लास है मैथ्स। अच्छा मैथ्स की क्लास होती है उस टाइम पे, चलो कोई बात नहीं नाजरे जी, आप बाद में क्लास देख लेना,
आलम जी बाद में देख लेना, क्या पता है आगरा से आए हैं तो अभी मुझे आगरा वाली लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, जो ब्रज बोलते हैं कि जे लल्लू आगरा पे आओ है, ठीक है। तो चलो लल्लू भैया 10 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो 10 बजे डेली तुम्हें आना है क्लास में, और ये जहाँ इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, तो आप डेली आ सकते हैं और क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल से डेली 10 बजे आना है और क्लास में लाइव प्रेजेंट रहना है। आज की क्लास लेके देखें, काफ़ी सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी करा दिए, तो वहाँ आप उन चैप्टर को जाके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आगरा की लैंग्वेज आती है, थोड़ा आगरा टच है अपन, ठीक है, और मारवाड़ी तो आती है, थोड़ी बहुत बिहारी भी सीख लेंगे, काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, जो भी जहाँ का दोस्त है उससे लैंग्वेज जरूर सीखेंगे, ठीक है। हाँ ये तंजिल, साहिल और समीर तो मतलब चढ़ाने में लगे रहते हैं। सो मिक्स फॉल्ट हो गया, तो ये फॉल्ट वाला दोस्त तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, मैकेनिकल फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, ये तो सब बच्चों को आता ही है भाई। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे पता है हमारे स्टूडेंट बहुत सब होशियार हैं, तो सबको ये चीज़ तो डेफिनेटली आती ही होगी। भाई कहाँ चले गए लखन पाजी, कहाँ चले गए? माय नेम इज लखन, सज्जनों का सज्जन मेरा नाम है लखन। कहाँ गया लखन? क्या बात है यार, लड़का 5 मिनट में क्लास छोड़ के चले गया, थोड़ी सी यूपी की लैंग्वेज क्या बोली। चलिए, तो अब हमारे ये फॉल्ट के सिस्टम भी हो चुका है। हमने लोड के जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने कवर कर लिए। अब हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी डिवाइस के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी डिवाइस है? तो सबसे पहला आता है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। सबसे पहला जो डिवाइस आता है वो आता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर, अब इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तड़ित प्रग्राही, ठीक है। अब देखो ऐसा नाम है कि बोलते हुए जुबान को लकवा मार जाए, ठीक है। सब लोग एक बार बोलने की कोशिश करो, तड़ित प्रग्राही, प्रग्राही, एक बार बोलने की कोशिश करो। अच्छा कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट किस वजह से आ जाएगा भाई? अच्छा वो गाना गाने की वजह से कॉपीराइट? अरे ऐसे तो ना आएगा यार, मुंह से तो हम लोग गा ही सकते हैं कॉपीराइट गाना। हाँ आप वो जो ओरिजिनल गाना है, जो ओरिजिनल वॉइस में जिसने गाया, अगर आप वो लगाओगे तब नहीं आएगा, ठीक है। बाकी तो गाने यार बिल्कुल गा सकते हैं, ऐसे कोई बात होना है, थोड़ा बहुत तो गाना वाना बनता है। गाता रहे, वो है ना कौन सा गाना है हेरा फेरी का, गाता रहे मेरा दिल तू ही माझी मंजिल, गाने वाने तो गाते रखो यार। चलिए सो अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग अरेस्टर। नहीं सर इंग्लिश में ही है ना, इंग्लिश में ही बेस्ट है ना। सो लाइटनिंग अरेस्टर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। और जब हमारी इस चैप्टर की पहली क्लास थी, जब हमने सारे उपकरण के बारे में पढ़ा था भाई, पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, तब मैंने आपको लाइटनिंग अरेस्टर बताया था। ये एक तरह का उपकरण है जो कि सब स्टेशन के एंटरिंग पॉइंट पे लगा रहता है। अगर किसी भी तरह से बिजली गिरती है, अगर किसी भी वजह से बिजली गिरती है, तो उस बिजली जो गिरी उसको अर्थ में पास कराने का काम कौन करता है? मेरा लाइटनिंग अरेस्टर करता है। तो उस चीज को अर्थ में पास कराने का काम करता है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। इतनी बात मैंने आप लोगों को समझा दी थी, बता दी थी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए सो ये है अरेखीय प्रतिरोध। चलिए तो लाइटनिंग अरेस्टर समझे अब। लेकिन ये जो लाइटनिंग बिजली कैसे पैदा होती है, ये जो बिजली चमकती है, ये किसी को पता है क्या? हेलो यश यादव। चलिए ये जो बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, कैसे चमकती है, कैसे गिरती है, क्या किसी को इसके बारे में पता है? तो यस करे, और नहीं पता तो फिर नो करे। तो मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, और आप लोग तो करोगे जब तक बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, 1-2 मिनट वेस्ट करने नहीं। तो देखो क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, तो ये क्लाउड जो नीचे की तरफ बादल होते हैं ना, जो बादल का नीचे वाला हिस्सा तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और बादल का ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज रहता है। बादल का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो अब ऐसे एक बादल नहीं होते, ऐसे बहुत सारे बादल होते हैं, ठीक है। ऐसा एक बादल नहीं होता, ऐसे बहुत सारे बादल होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बादल होते हैं। तो अब क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती है, जब तेज तूफान चलता है, तो उस समय पे क्या होता है कि ये जो बादल होते हैं ये आपस में टकराते हैं। ये जो बादल हैं ये आपस में टकराते हैं, और ये जब बादल आपस में टकराते हैं तो भाई एक बादल नीचे तो उसके ऊपर भी कोई बादल है। तो अब देखो बादल का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां तो पॉजिटिव चार्ज है, और बादल के ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज है। फिर ये दूसरा बादल हो तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बादल आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी कि चार्जिंग, इलेक्ट्रिसिटी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोड्यूस होती है, आवेशन और विसर्जन होता है, ठीक है।
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है भाई एटमॉस्फेयर में, आपस में जब भी पॉजिटिव नेगेटिव टकराएंगे तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है। अब ये बिजली क्या होती है, सीधे जमीन पर गिरती है। अब अगर ये बिजली किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे सीधे गिरेगी तो भैया उसका सत्यानाश कर देगी। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हाई करंट होते हैं। करंट हाई कितना होता है, देखो इतना ज्यादा हाई करंट होता है, मान लो 10,000 किलो एम्पियर, जो टोटल करंट हाई होती है ना 10,000 किलो एम्पियर। भाई अगर मैं कह रहा हूं आपको 20 मिली एम्पियर की करंट से ज्यादा अगर करंट मिली तभी आप मर जाओगे, यानी कि 0.002 करंट आपको मिलती है तभी मैं मर सकता हूं। तो इतनी ज्यादा करंट में तो मेरा क्या हाल होगा, इतनी ज्यादा करंट में तो मेरा क्या हाल होगा। अर्थ में विभव होता है, बिल्कुल अर्थ में पोटेंशियल होता है, बादलों के टकराने से, वेरी गुड, ठीक है, सब लोगों का जवाब काफी अच्छा है। तो इतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होती है। अब इस करंट को क्या होता है, जमीन में पास करना आवश्यक है। तो अब देखो मानो कि भाई ये मेरे ग्रिड सब स्टेशन में गिरा, तो वो पूरे के पूरे करंट को जला देगा, फूंक के रख देगा, आग इतनी भयंकर लगेगी, इतना बड़ा धमाका होगा कि आसपास का जो पूरा इलाका है उसे बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या करता है, इसके अंदर हम लगाते हैं एक लो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम रखा जाता है, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग 1 ओम से भी कम रखते हैं, 1 ओम से भी कम इसका रेजिस्टेंस रखा जाता है। तो क्या करता है, जैसे ही बिजली गिरी ग्रिड सबस्टेशन में, तब वो देखेगी सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। भाई हर चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन जहां उसे देखा रेजिस्टेंस कम है तो वो सारी करंट इसके थ्रू होते हुए जमीन में पास हो जाएगी और हमारे उपकरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो बादलों के आवेश के यानी कि जो चार्ज है उनका फिर विसर्जन होता है, ठीक है, और इस विसर्जन के लिए ये तैयार किया जाता है लो रेजिस्टेंस का पाथ। हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, निम्न प्रतिरोध का रास्ता, ठीक है। निम्न प्रतिरोध का रास्ता मैंने बिजली जो चमक रही है उसे मैंने प्रोवाइड करा दिया। तो तड़ित चालक बादलों के चार्जिंग को अपने निम्न रेजिस्टेंस वाले मार्ग में पहुंचाकर सीधे अर्थ में पास करा देती है, जिससे हमारे अन्य उपकरण खराब नहीं होते हैं, जिससे मेरे अन्य उपकरण खराब नहीं होते हैं। तो ये बताओ लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। जो भी बादलों से बिजली चमकती है, जो हाई वोल्टेज आते हैं, सर्ज, ठीक है। इसे हम लोग एक और चीज ध्यान रखो, ये जो बिजली चमकती है ना, इसे क्या कहा जाता है, सर्ज कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में हिंदी में लिखोगे तो ये भी सर्ज लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ सकता है भाई। सर्ज, जो सर्ज वोल्टेज आते हैं उन्हें बचाने के लिए हम लोग किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश में तो लाइटिंग अरेस्टर और हिंदी वाले तड़ित प्रग्राही का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लाइटनिंग अरेस्टर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस पाथ टू हाई इलेक्ट्रिकल सर्जेस विच अकर्स ड्यू टू क्लाउड कोलिजन, यानी कि जो बादलों के टकराव से होते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या है ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के, तो हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि सब बच्चों को क्लियर हो सके। अदरवाइज आई कैन स्पीक एंड टीच इन इंग्लिश ऑल्सो, बट यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू इन हिंदी लैंग्वेज विच इज कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इफ एनीबडी इज नॉट कंफर्टेबल देन he or she can say directly, then I'll teach you all in English that is more comfortable to you. सर ये 1 ओम का प्रतिरोध इतनी धारा में भी नहीं झेलता क्या? क्या है कि सर यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध इतनी धारा में भी नहीं जलता क्या? नहीं जलता भाई, रेजिस्टेंस जलता नहीं है। देखो रेजिस्टेंस का हम रेजिस्टेंस नहीं लगाते एक्चुअल में, वो जो उपकरण जितने भी है ना वो लो रेजिस्टेंस के होते हैं। जो हम उपकरण उसके अंदर मटेरियल प्रयोग कर रहे हैं वो मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। हम ऐसे ही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिनका की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सर मोटर चैप्टर का क्लास हो गया है क्या? नहीं, अभी बोर्ड पे तो नहीं हुआ, बट जो पीडीएफ के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी नहीं करा, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग मोटर वाला चैप्टर भी उठाएंगे डेफिनेटली। सर कैन टॉक इंग्लिश वॉक इंग्लिश, नहीं रहे इंग्लिश में चलते कैसे अबे? अब जो लाइटनिंग अरेस्टर है दोस्तों, वो 4 तरह के लाइटनिंग अरेस्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। तो 4 तरह के लाइटनिंग अरेस्टर में पहला है हॉर्न गैप टाइप, हॉर्न गैप टाइप लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर को हिंदी में हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं एलए। फिर है ऑक्साइड टाइप, ठीक है, ये ऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं। तो ऑक्साइड में भी ऑक्साइड फिल्म टाइप, तो ऑक्साइड फिल्म लाइटनिंग अरेस्टर। अगला होता है पैकलेट, ठीक है। अगला क्या होता है? पैलेट, हिंदी में लिख देता हूं ये
पैलेट लाइटनिंग अरेस्टर, और सबसे लास्ट का है आपका थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये 4 तरह के लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं। अब देखो जो सबसे पहला है हॉर्न गैप टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर, ये कुछ इस तरह का होता है, जो इसमें ऊपर वाला ये वाला हिस्सा होता है ये तो सीधे लाइन पे जुड़ा रहता है और ये सीधे अर्थ में जा रहा होता है, ठीक है, ये वाला अर्थ में जा रहा होता है और ये खंभे पे लगे रहते हैं। तो ये क्या करता है कि देखो जब इसके अंदर कोई किसी तरह का हाई वोल्टेज आता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है, ये दोनों इलेक्ट्रोड एक तरह से, लेकिन ये स्पार्किंग इस तरह से आती है कि ये बाहर हीट को बाहर निकालता रहता है, ये कंटिन्यूसली हीट को बाहर निकालता रहता है, और जब भी हाई वोल्टेज सीधे इस पे गिरते हैं तो ये अपने उस हाई वोल्टेज को खंभे के थ्रू सीधे अर्थ में पास करा देता है। कहाँ पास करा देता है? सीधा अर्थ में। तो आपको सिर्फ 4 नाम याद रखने में ली, हॉर्न गैप LA, ऑक्साइड LA, पैलेट LA और थायराइड LA, ये 4 LA लाइटनिंग अरेस्टर के आपको नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एयर गैप है इसका मान आपको किताब में PDF प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा सा पढ़ ले कि 440 वोल्ट के लिए 1.6 mm का गैप रखा जाता है, 75 किलो वोल्ट तक के लिए 10 mm का गैप और 11 kV के लिए 15 mm का गैप इन हॉर्न गैप के बीच में रखा जाता है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है और सब कुछ वही है, इसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है। ऑक्साइड फिल्म टाइप, ये देखो ये रहा ऑक्साइड फिल्म टाइप लाइटनिंग अरेस्टर में किया जाता है। इसके अंदर जो तड़ित चालक कंडक्टर होता है जो कि अर्थ में पास करता है, वो विशेष प्रकार की डिस्क का प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। अब जो एक डिस्क होती है इसके अंदर, एक डिस्क काम करती है 300 वोल्ट के ऊपर, एक डिस्क 300 वोल्ट पे कार्य करती है। तो अधिक वोल्टेज पे कार्य करने के लिए मैं बहुत सारी डिस्क को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के बहुत सारी डिस्क को काम में लिया जाता है, ठीक है, बहुत सारी डिस्कों को काम में लिया जाता है। अब 2 गोल डिस्कों के बीच में लेड पेरोक्साइड का चूर्ण भरा जाता है, 2 गोल डिस्कों के बीच लेड पेरोक्साइड का चूर्ण भरा जाता है जिससे कि वो एक दूसरे से आइसोलेट रहे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से आइसोलेट रहे। फिर आता है पैलेट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। इसमें क्या, पैलेट टाइप लाइटनिंग अरेस्टर ऑक्साइड फिल्म का एक रूप है। इसमें चीनी मिट्टी से बनी हुई लगभग 6.5 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर की लेड की गोलियां भरी जाती हैं। तो जैसे बिजली आती है ये लेड की गोलियां फैल जाती हैं और लाइटिंग अरेस्टर लाइट नीचे चली जाती है और बाद में ये आपस में नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। और फिर है थायराइड टाइप का, तो इसमें भी वही लेड पेरोक्साइड आ रहा है, हॉर्न गैप पैरेलल होता है ना, बिल्कुल हॉर्न गैप पैरेलल होता है। अमिताभ बच्चन कैसे चले, मातृभाषा से, हाँ बिल्कुल मातृभाषा से ही पढ़ाएंगे। चलिए तो ये चीज आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आपको ये सिर्फ चारों चीज ध्यान रखनी है। बुक PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जस्ट एक बार इसकी रीडिंग कर लेना, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस एक बार रीडिंग कर लेना, वो मोर देन इनफ है। चलिए अब अगला है हमारा बिजली चमकने के दुष्प्रभाव। अब भाई आपको पता है, मैंने बता दिया बिजली चमकती है तो क्या होता है, कैसे चमकती है, लेकिन बिजली चमकने के दुष्प्रभाव क्या है कि जहां पे भी ये बिजली गिरती है भाई साहब उस व्यक्ति को जला देती है, मार देती है, जिस घर में गिरी उसको जला देगी, उड़ा देगी, क्योंकि इतना ज्यादा हाई वोल्टेज, इतनी ज्यादा हाई करंट सबके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। लेकिन क्या करें भाई, चमकती है तो चमकती है, हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसको कम करने के साधन जरूर उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, कम करने के साधन जरूर उपलब्ध करा सकते हैं। अब देखिए कि बिजली चमकने के दुष्प्रभाव तो हमने देख लिए, अब आप बात करते हैं स्विच गियर्स की। ये देखो ये जो स्विच गियर है ना, तुम्हारे पास एक हेडिंग दे रखी है, लेकिन बड़े बड़े डिप्लोमा और बीटेक कॉलेजेस में इसका पूरा पूरा एक चैप्टर होता है, पूरी पूरी बुक होती है, ठीक है, पूरी पूरी इसकी बुक होती है। अगर ML मीणा जी क्लास में है तो उन्हें पता होगा कि स्विच गियर की पूरी बुक होती है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। अब स्विच गियर क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के अंदर जो जितने भी है ना भाई, मैं कहूँ जितने भी प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं, ठीक है, जितने भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, लाइन है, ट्रांसफार्मर, ये सब स्विच गियर कहलाते हैं, ठीक है, ये सारे उपकरण स्विच गियर कहलाते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो हम लोग कहेंगे स्विच गियर का काम क्या है, ये सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। सर आपका मोबाइल नंबर क्या है? अच्छा लखन जी मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। लखन जी मोबाइल नंबर तो मैं नहीं दे सकता, मगर मेरी इंस्टाग्राम ID मैं आपको जरूर दे सकता हूँ, AJ_अभिषेक जी, AJ_अभिषेक जी मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई बात करनी है तो, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो क्या होता है कि स्विच गियर ये सभी उपकरणों को GSS के अंदर सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम क्या करता है, स्विच गियर करते हैं। अब स्विच गियर के कार्य क्या हुआ, विद्युत उपकरणों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, परिपथ में किसी तरह का दोष आ जाए तो उस दोष को दूर करने का काम करना,
शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रोवाइड करना, अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रोवाइड करना तथा लोड को किस तरह से बांटना है उसका निरीक्षण और मेंटेनेंस करना, ये सारा काम होता है स्विच गियर्स का। ये सारा काम होता है स्विच गियर यूज फॉर ऑन ऑफ और कंट्रोल मेंटेनेंस एज ट्रांसफार्मर में। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आलम जी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं आर्क कि भाई आर्क क्या होती है। तो ये मान लो कि दो इलेक्ट्रोड है, इस तरह से जो हमने अभी हॉर्न क्या बनाया था ना, तो ये दो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है, एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। भाई एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो जब विद्युत के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न किया गया विसर्जन, अब क्या होता है जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से या इलेक्ट्रॉन के विसर्जन या फिर मैं कहूंगा डिस्चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन के डिस्चार्जिंग की वजह से क्या होता है एक आर्क उत्पन्न होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्जन होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो एक इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग हवा में, अभी जो सारा काम हो रहा है ना इधर बीच में क्या है हवा भरी हुई है, तो हवा में जो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, थोड़ी सी, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है ना तो उस समय पे लगता है कि यार जो दिखता है ना वो एक आग की तरह, आर्क की तरह, ठीक है, वो एक फ्लेम की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे कहते हैं आर्क। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल आर्क कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क है 10 से 2000 एम्पियर तक की करंट कैरी करती है, 10 से 2000 एम्पियर तक की करंट कैरी करती है, और वोल्टेज तो ज्यादा नहीं होता, 10 से 25 वोल्ट ही मात्र रखा जाता है, ये चीज ध्यान रखें। फिर अब इस आर्क को बुझाने का जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, आर्क क्विंचिंग, ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, आर्क क्विंचिंग, ठीक है, इसे हिंदी में तो वही रहेगी आग बुझाना, और पढ़ने में किसी को नहीं आ रहा तो क्वेंचिंग, ठीक है। आर्क क्वेंचिंग ऐसा प्रक्रम है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, शीतलन द्वारा एक उच्च तापमान के धातु से तापमान को शीघ्रता से निम्न तापमान पर लाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो स्पार्किंग स्टार्ट हो गई है उसे ठंडा करने के लिए, बुझाने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं क्विंचिंग मीडियम। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, क्विंचिंग मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई पानी वगैरह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, देखो उसके लिए हम लोग हवा का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल काफी कम किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग को, इलेक्ट्रिकल आर्क को बुझाने के लिए, ठीक है। क्या ये सारे टॉपिक सबको क्लियर है? बिल्कुल, आर्क के बारे में यही कहा जाता है कि ये हाई करंट और लो वोल्टेज पे काम करती है। वेरी गुड, बहुत ही सही जवाब दिया है। हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, हाई करंट लो वोल्टेज, ये हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये हाई करंट और लो वोल्टेज पे कार्य करता है। चलिए, तो अब एक जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है कि प्रिकॉशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में क्या सावधानियां रखा जाना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, आज देखो मात्र 14 लाइक आए हैं, तो काफी कम बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, तो यार ऐसे मत करा करो, अटेंडेंस अपनी लगा करो, ठीक है। अभी मैं सबकी कमेंट्स भी पढ़ता जा रहा हूँ कंटिन्यूसली और देख रहा हूँ कौन बच्चा कैसी क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो कि इलेक्ट्रिकल लाइन में सावधानी के लिए जो दो खंभे हैं उनकी दूरी निश्चित करें, ठीक है, उनकी दूरी बराबर होनी चाहिए। अब खंभे की दूरी निश्चित हो गई, कर दी, अच्छी बात है। अब जो क्रॉस आर्म लगा के रखते हैं ना अपन, ऐसे राक्षस वाली जो क्रॉस आर्म लगा के रखते हैं, उस पर चीनी मिट्टी के बने इंसुलेटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर किसी भी तरह की अगर इलेक्ट्रिसिटी में टूट फूट हो जाती है तो उसकी तुरंत मरम्मत कर देनी चाहिए। और अगर किसी तरह से कहीं पे भी कनेक्शन लूज हो गए तो कनेक्शन लूज होने की वजह से आप पढ़ते हो ना सावधानी कि कनेक्शन हमेशा सही व टाइट होने चाहिए। डिले कनेक्शन होने की वजह से स्पार्किंग होती है। सर, दो पोल के बीच कितना दूरी होना चाहिए? नजरी जी, मैंने कल बताया था, देखिए अगर मीडियम वोल्टेज की लाइन है तो 50 से 80 मीटर रख सकते हैं। थोड़ा लो वोल्टेज पे, हाई मीडियम वोल्टेज यानी कि 11 kV तक की लाइन में हम लोग 100 से 150 मीटर रखते हैं, और अगर ज्यादा हाई वोल्टेज है तो हम लोग 300 मीटर तक की दूरी भी रख सकते हैं। चलिए, फिर बात करते हैं सड़क, रेलवे लाइन, नदी नाले इत्यादि आती है, तो वहां पे जब वायर निकलता है ऊपर से तो वहां गार्ड वायर लगाना जाना आवश्यक है, ताकि जब भी हाई वोल्टेज हाई सर जाए तो उसे अर्थ में पास कराया जा सके। तो ये कुछ प्रिकॉशन थे जो कि आपको लाइटनिंग करते वक्त ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमारे जो टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गए वो है 4। देखो, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पढ़ा, उस जनरेशन में हमने नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट पढ़े, फिर कन्वेंशनल पावर प्लांट पढ़े, फिर ट्रांसमिशन पढ़ा और ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 चैप्टर यानी कि हमारा जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अब हम
आगे के चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। इसके बाद मेरे को कंट्रोल पैनल वाला पढ़ाना है और आपको थोड़ा सा वायरिंग वगैरह वाला पढ़ाना है, तो वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक बार हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लें कुछ, या फिर आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो कल वो कराऊं, या आप खुद ही पढ़ लोगे, खुद ही रिवीजन कर लोगे, तो फिर मैं आपको कल नया चैप्टर स्टार्ट करा दूं। आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताएं कि कल की वीडियो में आप क्या करना चाहते हो। सब लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हो या फिर आप लोग चाहते हो कि नया चैप्टर स्टार्ट करें। भाई जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते थे वो क्वेश्चन आंसर लेके, और जो नया चैप्टर पढ़ना चाहता है वो लेके न्यू चैप्टर। सभी लोगों के मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है, सभी लोगों के कमेंट चाहिए जल्दी से। देखिए भाई आलम जी ने कमेंट कर दिया, बाकी लोग भी कमेंट करें। और आज जो मैंने काम बताया कि ये वीडियो खत्म होने के बाद पुरानी सभी वीडियोस पे थोड़ा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट कर दो, ताकि आने वाले नए बच्चे भी हमारे पास जुड़ सकें। पवन टाग न्यू चैप्टर, जतिन न्यू चैप्टर, बाकी बच्चे क्या हो गया भाई, कमेंट करो यार। जल्दी कमेंट करो, इतना टाइम नहीं है। काजल जी, पायल जी, और तंजिल, साहिल, यश, लखन, नायडू जी और ज्योति जी और काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है। संजय भाई, जो भी है सब लोग कमेंट करके बताएं। न्यू चैप्टर, ओके। चलो क्वेश्चन आंसर देखो आज का। अच्छा, अगर किसी के क्वेश्चन आंसर है, नाजरे जी, अगर आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये, बाकी मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, या फिर आप कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, मैं आपके वहां आंसर दे दूंगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो। आप अभी पूछना चाहते हो तो आप अभी पूछ सकते हो। आलम जी अगर, और आलम जी और करण का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो और बाद में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए अभी क्वेश्चन हो जाए, अगर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अभी पूछना चाहते हो तो अभी आपके सामने खड़ा हुआ हूं, आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो कल करने वाले हैं वो है कंट्रोल पैनल का। आप लोग अपनी बुक में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर आज की क्लास खत्म करता हूं। कल हम लोग देख लेंगे, आप अपने क्वेश्चन लिख लें, कल क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। कल 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, जो भी बच्चा आएगा जल्दी, ठीक है। ध्यान रखना 10 से 10:15 के बीच, 10 से 10:15 या 10:10 तक ही मैं क्वेश्चन आंसर के जवाब दूंगा, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।